नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कतर को लेकर चर्चा चारों तरफ हो रही है। अचानक से गुरुवार दोपहर खबर आई कि कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को उन पर फांसी की सजा सुनाई। इस खबर से सब हैरान हो गए कि आखिर हुआ क्या है, ये कौन लोग हैं और इन्हें क्यों अदालत ने इस तरह मौत की सजा सुना दी। कतर में जितने वहां के मूल के लोगों की जनसंख्या है, उससे ज्यादा दूसरे देशों के लोग रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है कतर में जो दुनिया भर से लोग यहां आना चाहते हैं। दरअसल कतर एक छोटा सा समृद्ध देश है। यह देश फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कर सुर्खियों में आया। कभी कतर गुलाम था और यहां की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पहले तुर्की और फिर अंग्रेजों ने इस पर शासन किया और सन 71 में कतर अंग्रेजों से आजाद हुआ, लेकिन तब भी गरीबी थी। फिर यहां के शासकों ने हालात सुधारने की कोशिश शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां का हर तीसरा नागरिक करोड़पति है। यही वजह है कि कतर बड़ी संख्या में हर देश से लोग जाते हैं। कतर में 8 लाख भारतीय भी रहते हैं, हमने कल ही आपको बताया था, और यह सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। वो कई प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं। इसी तरह कतर के दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले 8 भारतीय गए थे। वो जो 8 लाख लोग हैं उसमें से 8 ये थे। ये लोग वहां इटली की मिजेट पनडुब्बी बनाम जो एक परियोजना है उससे जुड़े थे। ये एक संवेदनशील प्रोजेक्ट था, उसमें ये काम कर रहे थे। अचानक पिछले साल अगस्त में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोई वजह तक नहीं बताई गई। इस बात के कयास कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लगाए गए कि ये जासूसी कर रहे थे, इन पर जासूसी का आरोप। यह भी कहा जा रहा है कि इन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने फंसा दिया है। इन्हें अलग अलग सेल में रखा गया है। इस साल 29 मार्च को सुनवाई शुरू हुई थी और फिर अब इन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। अगर आरोप लगाए तो उसे सार्वजनिक करने में इतनी परेशानी क्यों है कतर को, यह बात अभी तक समझ नहीं आ रही। उन पर मुकदमा चलाया जाता है और मौत की सजा सुना दी जाती है, जबकि अगर कोई आरोप है तो कतर उन्हें भारत वापस भेज दे। ऐसी बात बताई जाती है कि इस तरीके की संधि भी है, लेकिन कतर ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मौत की सजा सुना दी। विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि विदेश मंत्रालय, वो क्या कहते हैं जरा आपको वो दिखा दें, फुल फ्रेम देखिए। हम मौत की सजा के फैसले से काफी हैरान हैं और विस्तार से पूरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम इस मामले को बहुत अहमियत दे रहे हैं और काफी करीबी से इसे देख रहे हैं। हम हर तरह की कानूनी सहायता देते रहेंगे। हम कतर की सरकार के साथ भी इस फैसले को उठाएंगे। इस मामले की गोपनीय प्रकृति को देखते हुए अभी इस मौके पर कोई और टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं होगा। यह आधिकारिक बयान है, इसके बाद से अभी भारत सरकार की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि यह किस तरीके का फैसला है। फैसले के बारे में डिटेल्स नहीं मालूम, बहुत ज्यादा क्या पूरा मामला है वो नहीं मालूम। ये जो सीक्रेसी है कतर की, इस पर भी अब बहुत सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कतर पहली बार विवादों में आया। आपको याद होगा विश्व कप जो फुटबॉल था, उसके आयोजन के वक्त भी कतर विवादों में रहा। स्टेडियम को बनाने के दौरान मजदूरों की मौत का मामला सामने आया। कतर पर श्रमिकों की मौत को छिपाने के आरोप रहे हैं। हालांकि कतर इस आरोप को पूरी तरीके से गलत बताता है। वर्ल्ड कप के दौरान डेनमार्क के पत्रकार को प्रसारण से रोकने का आरोप भी लगा। वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ, वर्ल्ड कप के दौरान ही हो रहा था। वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में नियमों को लेकर के भी सवाल उठे। स्टेडियम में शराब पर बैन को लेकर फुटबॉल प्रेमी नाराज हुए थे। यहां के कानूनों को काफी कड़ा माना जाता है। कड़े कानून अपनी जगह हैं, लेकिन दूसरे देशों के नागरिकों को इस तरह मौत की सजा सुना देना कहीं से भी सही नहीं लगता है और कहा भी नहीं जाना चाहिए इसे, क्योंकि भारत खुद कह रहा है हम हैरान हैं ये कैसे हो गया। भारत ने कई दूसरे देशों में भारतीयों की सजा को कम कराया है या फिर सजा माफ भी करवाई। भारत और कतर के बीच व्यापारिक रिश्ते भी हैं और रिश्ते बड़े अच्छे बताए जाते हैं। क्या वो रिश्ते भारतीय नागरिकों को वहां से वापस लाने में काम आएंगे? भारत कतर के बीच प्रिजनर ट्रांसफर को लेकर के 2015 में ही एक समझौता हुआ था और भारत के पास इस मामले में क्या रास्ते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है।
हमने बात की एनडीटीवी की कादम्बिनी शर्मा से इसी मुद्दे पर। आइए आपको सुनाएं। 28 जुलाई को 2023 को एक स्टार्ड क्वेश्चन लोकसभा में पूछा गया था, जिसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उसमें उन्होंने क्या जानकारी दी है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ये एक प्रायोरिटी के तौर पर देखती है कि उनके जो भारतीय हैं वो सही सलामत रहें। अगर किसी मुश्किल में फंसते हैं तो वहाँ पर क्या कदम उठाए जाते हैं, इसके बारे में जो भी दूतावास या हाई कमीशन बाहर होते हैं वो इस पर पैनी नज़र रखते हैं। अगर कोई भी भारतीय जेल जाता है तो उसको लेकर तुरंत ये जो है वो हरकत में आते हैं। वहाँ लोकल फॉरेन ऑफिस से वो संपर्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि काउंसलर एक्सेस, यानी कि जो राजनयिक हैं वो जाकर जेल में इस भारतीय से मिल सकें, ताकि जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो निश्चित कर सकें, ये निश्चित कर सकें कि ये भारतीय ही हैं। उसके बाद क्या होता है, जो भी ज़रूरत होती है, कोई भी वहाँ पर लीगल ज़रूरत होती है, उसके लिए काम किया जाता है। आमतौर पर जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है भारतीयों की जिन देशों में, तो वहाँ पर एक पैनल मेंटेन किया जाता है लॉयर्स का, लोकल लॉयर्स का। वहाँ मतलब कई लॉयर्स जो हैं उनको हायर करके ऐसे ही मामलों में उनकी सेवाएं ली जाती हैं। इस लीगल एड के लिए कोई भी फीस भारतीयों से नहीं ली जाती है और ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इसके अलावा न सिर्फ लीगल एस्पेक्ट बल्कि ये भी कोशिश की जाती है कि जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं उनसे बातचीत की जाए, चाहे वो काउंसिलर लेवल पर हो या फिर राजनयिकों के लेवल पर हो, या फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से जाएं, या फिर जो मंत्री हैं वो इस मामले में हाईएस्ट लेवल पे वो कंसल्ट करें, ताकि जो जिस बात के लिए वो भारतीय जो है वो जेल में है, परेशानी में है, उसको कम से कम माफ़ी मिल सके या फिर उसकी सज़ा कम हो सके और उसको यहाँ वापस लाया जा सके। जो इन्फॉर्मेशन तब तक की, जुलाई तक की, 2014 से लेकर जुलाई तक की जो उन्होंने बताई विदेश मंत्री ने लोकसभा में, वो ये है कि 4,597 भारतीयों को या तो माफ़ी मिली है या फिर उनके सज़ा में कमी आई है। और ये भारत सरकार की लगातार कोशिशों के ज़रिए और अलग अलग चैनल्स के कोशिशों के ज़रिए हुई है। ना सिर्फ लीगल एस्पेक्ट इसमें रहा बल्कि अलग अलग तरह से जहाँ भी जैसे भी संभव हो, चाहे कोई इन्फ्लुएंशियल लोकल वहाँ पर हो उसके ज़रिए, या फिर भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके ज़रिए। तो ये बहुत एक अहम फैक्टर है। उसके अलावा आपको बता दें कि कतर के साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ है 2015 में, जब उनके अमीर शेख तामिम बिन हमाद अल थानी यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ एक ट्रीटी जो हुई है वो साइन की गई है, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर किसी को इस तरह की सज़ा होती है या कोई भी इस तरह की मुश्किल में फंसता है तो उसको वापस भारत भेजा जा सकता है बाकी की सज़ा काटने के लिए। वहीं कतर के किन देशों से कैसे रिश्ते हैं और क्या अमेरिका की भूमिका हो सकती है इस पूरे मामले में, कतर के काम करने का क्या तरीका है और इसको किस तरीके से समझा जाए। क्योंकि आप ये देखिए कि हमने कल ही आपको बताया था कि ये बड़ा अजीब सा देश है। एक तरफ इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि हमास का हेडक्वार्टर कतर, तालिबान से अमेरिका की बातचीत कराने का दोहा टॉक्स कतर, इसके अलावा और दुनिया भर में आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने का आरोप कतर। वहीं पर पश्चिमी देशों का समझौता कराने के लिए और उनका फॉरवर्ड बेस बनाने के लिए उनसे नेगोशिएट करने का बेस कतर। मिलिट्री बेस यूएस का कहाँ है? कतर। अच्छा, इस सब को लेकर के क्योंकि इंफॉर्मेशन होगी ना कि मतलब किस तरीके से आप अपना मत दुनिया के सामने देना चाहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल की हुई है। अल जजीरा कहाँ का? कतर। वर्ल्ड कप किसने किया, अपना नाम और शोहरत किसने कमाया? कतर। तो ऐसे मौके में और इस तरीके से जो कतर चल रहा है, इससे आप क्या मायने निकालें? और इस सबके बीच में हिंदुस्तान अपने जो राजनयिक रिश्ते हैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसमें अलग अलग देश क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पूरी चीज को समझने और समझाने की कोशिश की है एनडीटीवी की हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने।
भारत और कतर के बीच में ताज़ा तल्खी का कारण बताया जा रहा है कि जो 8 नेवी वेटरन्स को सजाए मौत 26 अक्टूबर 2023 को वहां की अदालत ने सुनाई है, वो है। जो रिपोर्ट्स नई दिल्ली तक पहुंच रही हैं उनके मुताबिक इन लोगों को जो स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो है, जो कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था, लेकिन इंडियन एम्बेसी को सितंबर 2022 को ही जानकारी मिली थी और उस महीने के अंत में यानी 30 सितंबर के बाद जो है वो पहली टेलीफोन कॉल इन लोगों को करने की इजाज़त मिली थी जो ये अपने परिवार वालों को कर पाए थे और उनसे संपर्क साध पाए थे। फर्स्ट काउंसलर एक्सेस जो है वो अक्टूबर 3 को मिला था, यानी 1 महीने बाद, और उसके बाद ये जो कॉल्स हैं वो उन्हें हर हफ्ते करने की जो मंजूरी है वो मिल गई थी। सेकेंड काउंसलर एक्सेस जो है वो दिसंबर 2022 को मिला था। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है कि इन लोगों को किन आरोपों के तहत सजा सुनाई गई है, लेकिन ये साफ है कि ये लोग अल दहरा जो एक कंसल्टेंसी फर्म थी जो कतर मिलिट्री के लिए काम कर रही थी, उसके लिए काम कर रहे थे। तो यानी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जासूसी के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया था और इन्हें सजा सुनाई गई है। अब यहाँ पर हमें बात करने की ज़रूरत है क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि वो ज़ोर शोर से इस मुद्दे को कतर सरकार के साथ उठाएगी, लेकिन जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है उसे लेकर जो है सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। जो वेटरन्स हैं वो भी पूछ रहे हैं, सरकार के अंदर भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत सरकार क्यों दृढ़ता से वहाँ की सरकार के साथ ये मुद्दा नहीं उठा पा रही है। दरअसल भारत और जो कतर के रिश्ते हैं वो पिछले साल भी खटास में तब आए थे जब बीजेपी की जो नेता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। कतर सरकार जो थी वो पहली ऐसी सरकार थी जिसने उस बयान के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और साथ में ये भी बोला था कि नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हालांकि बीजेपी ने अपनी नेता को बर्खास्त कर दिया था तो मामले को रफा दफा कर दिया गया, तो माना जा रहा था कि अब जो दोनों देशों के बीच में रिश्ते हैं वो साफ हो गए हैं। लेकिन अब ये जो ताज़ा विवाद सामने आया है इससे एक बार फिर जो मामला है वो अटक गया है। कतर में हम आपको बता दें लगभग 8 लाख इंडियंस जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं और उन सबके बीच में इसको लेकर चिंता है कि आखिर क्यों दोनों कंट्रीज जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर पा रही, क्योंकि उन लोगों को भी अपनी आजीविका को लेकर अब एक सवाल उनके मन में है, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर अब उनके सवाल उनके मन में हैं। तो ये इन दोनों के बीच में रिश्ता है क्या, नुपुर शर्मा और जो ये फैसला आया है इसे लेकर जो एक बहस है वो सरकार के भीतर भी जारी है। बहरहाल हमें यहाँ पर यह भी बताने की ज़रूरत है कि अमेरिका इस पूरे विवाद में क्या रोल अदा करेगा और इस डायनेमिक्स में कहाँ फिट होगा। दरअसल अमेरिका और कतर की काफ़ी अच्छी जो है वो रिश्ते बताए जाते हैं, उनका जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो कतर के ऊपर काफ़ी अच्छा बताया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यूएस के एडवर्सरीज हैं, चाहे वो ईरान हो, रशिया हो, उसके संबंध कतर के साथ अच्छे हैं। यही नहीं, हमास और तालिबान के भी जो रिश्ते हैं उसके कतर के साथ अच्छे हैं। तो कतर एक बहुत सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है कि पूरे के पूरे डायनेमिक्स में। हमें यहाँ पर यह भी बात याद दिलाने की ज़रूरत है कि अभी जो ताज़ा विवाद चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें भी मीडिएशन का काम जो है वो कतर कर रहा है। इससे पहले जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में, तब जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उन्हें भी इवैक्यूएट कराने में मदद जो है वो कतर ने की थी। इनफैक्ट जो 40% अमेरिकन हैं उन्हें इवैक्यूएट दोहा के जरिए ही कराया गया था। तो कतर काफ़ी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इस पूरे के पूरे डायनेमिक्स में। यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी बयान दिया था ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसे लेकर, और साथ में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने जो बयान दिया था हमास को लेकर कि किस तरह भारत को हमास को एक आतंकी संगठन करार दे देना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एक डायनेमिक जो है एक वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जो सरकार है बहरहाल वो ये कह रही है कि वो जहाँ तक इन नेवी वेटरन्स का सवाल है वो ये जो मामला है वो कतर सरकार के साथ काफ़ी ज़ोर शोर के साथ उठाएगी और उन्हें उम्मीद है कि कतर सरकार जो है वो उनका रुख, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी समझेगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए अब सुनते हैं इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। हमने संजीव अरोड़ा जी से बात की, कतर में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वायल आवाद से भी बात की। दोनों की बात सुनाते हैं। तो जरूरी है सबसे पहले
ये बात कि ये एक जुडिशियल मामला है। हर कंट्री में जो एक न्याय प्रणाली हर देश की अपनी होती है, तो उनके एक कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया है, जिस पर फिर विदेश मंत्रालय ने भी अपना रिएक्शन, अपनी टिप्पणी दी, वो आप सबने देखा है। अब एक तो बहुत ही एक हाई प्रायोरिटी पर, बहुत अर्जेंटली, बहुत एक स्विफ्ट और एस्ट्यूट डिप्लोमेसी वो अवश्य है। और साथ साथ कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है, कोई भी एक्यूज्ड पर्सन है, कोई भी सेंटेंस्ड पर्सन है किसी भी देश में कहीं भी, तो उसका ये अधिकार है कि फर्दर अपील करे। वहां हायर कोर्ट्स हैं और वो होगा, उसमें जो लीगल प्रोसेस है उसमें भी भारत सरकार उनकी सहायता कर रही है, जिनको ये सेंटेंस मिला है, और कहा भी है हमारे विदेश मंत्रालय ने। सो ये दोनों एक्शन साथ साथ चलेंगे, इनमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। और डिप्लोमेटिकली जो मैंने कहा, क्योंकि इतने हमारे घनिष्ठ और इतने म्यूचुअली बेनिफिशियल संबंध हैं, और वहां देखिए कतर में तकरीबन टोटल 25 लाख की आबादी में 7.5 लाख के आसपास तो भारतीय नागरिक हैं, और हमेशा उनकी ये बहुत अच्छी रेपुटेशन रही है कि उस देश में उन्होंने बड़े मेहनत से, बड़ी लगन से, बहुत ईमानदारी से काम किया, और अभी भी वो कर रहे हैं। अब इस केस के, मैंने जैसे पहले कहा कि एग्जैक्टली तथ्य क्या है उस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। और जुडिशियल प्रोसेस जो एक पहले, जो सबसे पहली कोर्ट में ये केस का ऑर्डर हुआ, उसमें ये नतीजा आया है। नतीजा ऑफ कोर्स बहुत ही गंभीर है, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो डिप्लोमेटिक एक्शंस वेरी एस्ट्यूटली एंड वेरी स्विफ्टली, हाईएस्ट लेवल पर लीडर्स की फोन कॉन्वर्सेशन तो होती रहती है हमारे दोनों देशों के बीच, और उन फोन कॉन्वर्सेशन में कई मुद्दे डिस्कस होते हैं। हमारी बायलैटरल कोऑपरेशन इतनी है, कई फील्ड्स में है, और हमेशा जो हमारी कम्युनिटी का वेलबींग, वेलफेयर, ये एक बहुत ही हाई प्रायोरिटी रही है। इस विषय में वार्तालाप होती है, तो उस संबंध में वो मेरी आशा है कि वो बहुत ही जल्दी होगा। केस आज का तक नहीं है, तो पिछले 14 महीने हो गया ये केस जो लोग कब्जा हो गया दोहा के अंदर, और जब तक उसी के वक्त में कब्जा किया था, वो जो सरकार कह रही, कतर वाले कह रहे, आपको इंडियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म करा दिया था और कॉन्सुलेट मतलब ये कांटेक्ट करा दिया था, लेकिन केस पूरा 14 महीने तक बिल्कुल चुपचाप रखा है, क्योंकि शायद वो डिटेल उनके पास काफी है, इसलिए सबूत भी है, इसलिए उन्होंने चुप किया था। ये प्रॉब्लम ये चल रहा था, लेकिन उसकी बहुत मतलब बड़ा इफेक्ट हो रहा है और काफी इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो इंडियन में अंदर होता है, जो लोग अभी तक है उनकी सपोर्ट कर रहा है। आई थिंक द गवर्नमेंट विल हैव अ प्रॉब्लम, इसलिए तो कोई हाई लेवल डेलीगेशन जाना पड़ेगा दोहा के लिए, और अगर दोहा के लिए उसका मोनार्क, उनका क्राउन प्रिंस मतलब ये माफी देते तो ये केस बंद हो जाएगी, नहीं तो ये तो दोनों मतलब देश का तो वो प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशन में ताल्लुकात है। और जो कतार बहुत इंडिया ताल्लुक बहुत हो गया, मतलब ये जो उनकी तेल है या गैस में सोच रहा था इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, तो इम्पैक्ट काफी मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे ख्याल से हाई लेवल बैकडोर डिप्लोमेसी भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो वेरी सेंसिटिव इशू है दोनों देश में, क्योंकि कतार में कोई मतलब इसका कोई माफी नहीं देते जिसकी जासूसी काम करते।
और इंडिया में मतलब कोई डिटेल मिले नहीं, उन्होंने पब्लिक को नहीं मिल रहा। लेकिन जब तक मतलब वर्डिक्ट आ गया था, जो उसका कानून आ गया, जो कोर्ट में वर्डिक्ट आया था, वो इसलिए अभी तक तो आउटरीच हो रहा है। इसलिए ये चक्कर, ये प्रॉब्लम, इट इज वेरी सेंसिटिव, वो इट हैज टू बी डेल्ट इन डेलिकेट्स विद हाई लेवल बैकडोर डिप्लोमेसी। तो दोनों सरकार में मतलब कोई काफी ताल्लुक हो रहा है, और मेरे ख्याल से जब तक हाई लेवल डेलीगेशन जा रहा है या प्रधानमंत्री से बात हो रहा है, मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ अमनिस्टी हो रहा है, एंड देयर कुड टेक मोर लीनियंट। तो नहीं मतलब ये जो डेथ सेंटेंस नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया में या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है या प्रधानमंत्री कोई और इन्वॉय भेज सकते हैं। मेरे ख्याल से तो दिस शुड बी सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ दिस इशू। और इजराइल और हमास के बीच 21 दिनों से लड़ाई जारी है। यह लड़ाई कब खत्म होगी कोई नहीं बता सकता। दुनिया के बड़े देश गाजा में मानवीय सहायता की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन कोई इसे सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। मानवीय सहायता गाजा में बहुत कम पहुंची, ऊपर से इजराइल की बमबारी भी जारी है। गाजा से हमास इजराइल रॉकेट में लगातार हमले हो रहे हैं, यानी कि इधर से इजराइल का हमला, उधर से गाजा की तरफ से भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस जंग के बीच बड़ी खबर ईरान से आई। ईरान की सेना ने युद्धाभ्यास यानी कि वॉर एक्सरसाइज जो होती है वो शुरू कर दी। इससे पहले ईरान ने यह कहा था कि अगर गाजा पर हमले जारी रहे तो अमेरिका पर भी आंच आएगी। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा, विश्व युद्ध बन जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3। हमने इसके बारे में एक कार्यक्रम भी किया था कुछ दिन पहले। क्या कई देश इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे? इजराइल और हमास को लेकर दुनिया पहले से ही बंटी है, लेकिन क्या अब युद्ध के मैदान में आमने सामने हो जाएंगे? इस बीच हमले लगातार जारी हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के मुताबिक उसने गाजा में हमास के 250 ठिकानों को निशाना बनाया है। IDF के मुताबिक उनके हमले में हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला और हमास के खुफिया निदेशालय के उप प्रमुख, इन दोनों को मार गिराया गया। गाजा में अब तक 7000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों में 2900 से ज़्यादा बच्चे हैं और 1500 महिलाएं शामिल। इजराइल में हमास के हमले में 1400 से ज़्यादा लोगों की जान गई, जिसके बाद इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इजराइल दावा कर रहा है कि वो सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रहा है, लेकिन मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस युद्ध की वजह से गाजा में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। वहीं हमास की तरफ से भी एक दावा सामने आया है जो इजराइल की चिंता बढ़ाने वाला है। हमास ने यह कहा है कि इजराइल की बमबारी में 50 बंधक मारे गए हैं। इजराइल का दावा है कि 230 लोगों को हमास ने बंधक बना रखा है। विदेशी बंधकों की रिहाई पर बात करने के लिए हमास का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को रवाना हो गया। वहीं इजराइल पर हमास के हमलों में भी कमी नहीं दिख रही। वो लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए रॉकेट दाग रहे हैं। कई रॉकेट तो रास्ते में आयरन डोम उनको बर्बाद कर दे रहा है। अभी आयरन डोम आपको मालूम है, पिछले इतने दिनों से हम लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो इधर से एक रॉकेट जाता है और वो उधर से जो रॉकेट आ रहा है उसको हवा में ही तितर बितर कर देता है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट दागे जा रहे हैं कि कुछ रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। लगातार तेल अवीव में सायरन की आवाज़ गूंजती रहती है। दोनों तरफ से हमले को देखते हुए युद्ध के बंद होने के आसार कम होने लगे। यूरोपियन यूनियन ने इजराइल से गाजा पर बमबारी रोकने की अपील की है। हालांकि अपील का कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। यूनाइटेड नेशंस को पहले तो मानवीय मदद पहुंचाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब जब जा रही है तो वो बहुत कम है। समस्या बढ़ती जा रही है, ज़रूरतें बहुत हैं इस इमरजेंसी एड की, और जो सहायता अंदर जा रही है वो इतनी सीमित है कि उससे आप क्या ही साबित कर पाएंगे, क्या ही मदद कर पाएंगे। यूनाइटेड नेशंस लगातार कह रहा है कि गाजा में आम लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है, उन तक जल्द से जल्द मानवीय मदद पहुंचनी चाहिए, जिसमें
खाने पीने का सामान और दवाएं शामिल। लेकिन यूनाइटेड नेशंस अभी तक इजराइल को हमले रोकने के लिए राजी नहीं कर पाया है, जिसमें मानवीय मदद वहां पहुंच सके। गाजा मलबे में तब्दील हो रहा है, हम वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। इजराइल रुकने को तैयार नहीं है, हमास बंधुओं को छोड़ने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया मानवता पर बयान दे रही है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रही है। बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत को रोक नहीं पा रही है। तो आप इन सब चीज़ों पर, इन सब स्थिति ये जिस तरीके से बन रही है, उसमें हम किसी भी तरीके से इस जंग को कम होते या डी एस्केलेट होते हुए देख ही नहीं रहे हैं। ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब ये धमकी, युद्धाभ्यास ईरान की तरफ से, वहाँ पर अमेरिका का सीरिया में स्ट्राइक करना, कुछ उनका दावा है कि उन्होंने कुछ जगहों पर हमला करके चोट पहुंचाने की कोशिश की है उन संगठनों को जो कि एकत्रित हो रहे थे अटैक करने के लिए। ऐसे में क्या एक मैदान तैयार हो रहा है विश्व युद्ध तृतीय का, और इस बीच में गाजा और फिलिस्तीन के मासूम लोग जो ना हमास का समर्थन करते हैं, जो ना इस जंग का समर्थन करते हैं, लेकिन इस जंग में पिस गए हैं, उनका क्या? तो दिल्ली के जंतर मंतर पर गाजा पर हमले के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने धारा 144 भी लगा दी। आइए देखते हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं। आप देखेंगे यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए छात्र और सिविल सोसाइटी के लोग पहुँचे हैं और दिल्ली पुलिस की भी काफ़ी ज़बरदस्त तैनाती है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो प्रदर्शन नहीं करने देंगी। और आप देखेंगे यहाँ पर ये छात्र पहुँचे हैं और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जैसे वो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुँचेंगे उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। आप ये देखेंगे यहाँ पर बच्चे। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? फ्री 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 आप देखेंगे तस्वीरों में। और देखिए अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है, जो भी यहाँ प्रदर्शन करने आ रहा है उन्हें हिरासत में ले रही है। ये देखिए यहाँ पर आरएएफ के जवान नजर आएंगे आपको, इनको ज़बरदस्ती प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इजाज़त नहीं दिया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं वो जंतर मंतर की हैं। इनका कहना है कि वो फिलिस्तीन के साथ देने आ रहे हैं। इजराइल के स्ट्राइक्स में जो निर्दोष लोग मर रहे हैं उनको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये सारे छात्र हैं जो विभिन्न कॉलेजेस से हैं, जामिया से, जेएनयू से, और जो आम लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो छात्र हैं इसमें लड़कियाँ शामिल हैं, उनको किस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। तो इनका कहना है कि वो जंतर मंतर पर जो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रदर्शन करने का, वहाँ पर उनको इजाज़त दी जानी चाहिए और वो इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। हर एक छात्र को यहाँ पर प्रदर्शन करके, घसीट करके उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये तमाम लोग हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं जो यहाँ पर शामिल हुए हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर इन छात्रों का क्या कहना है। इनका कहना है कि उन्होंने इजाज़त मांगी थी लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। अब ये लड़कियाँ हैं, इनको जो है इनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे ये छात्र और इनको हिरासत में लिया जा रहा है। और ये छात्राएँ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की हैं, ये सब छात्र हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर इनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने क्या परमिशन मांगी थी आपसे पहले? ये जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं बोलने को तैयार नहीं हैं। तो फिलहाल जो डिटेन किया जाएगा इनको, तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा और प्रदर्शन करने नहीं इजाज़त दी नहीं गई थी, इसलिए उनको यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है। आप कहाँ पढ़ती हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यहाँ पर इनको हिरासत में लिया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो फिलहाल अब इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए इनको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर की हैं। यहाँ पर फ्री पैलेस्टीन के ये पोस्टर लेकर के यहाँ पर छात्र पहुँचे थे, जिन्हें अब
बस में भर दिया गया है दिल्ली पुलिस की और उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। तो फिलहाल अब दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था की बात कर रही है। छात्र कह रहे हैं प्रदर्शन करना उनका एक मौलिक अधिकार है। और भी जो हैं यहाँ पर ये आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं इनका कहना है। और जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है प्रदर्शन करने के लिए उन्हें दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही है और यहाँ से उन्हें लेकर जाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है यहाँ धारा 144 लागू थी और उसका उल्लंघन ये छात्र कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंतर मंतर पर अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं और इनका कहना है कि फिलिस्तीन में जो आम लोगों की मौत हो रही है, जो बच्चों की मौत हो रही है, उसको लेकर उनकी नाराजगी है, उसलिए वो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, एक क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसको करोड़ों लोग देख भी रहे हैं और उसमें तमाम अप्स और डाउन्स के बीच में, जैसे अफगानिस्तान की टीम जीत जाना और ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन, इस सब के बीच में एक चर्चा ये भी हो रही है कि क्या ये भारत की सबसे बढ़िया टीम है अब तक की। आप उनका प्रदर्शन देखिए, इस पर मत बटा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि अभी इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए इस निर्णय पर पहुंचने के लिए। हमने इसी पर एक डिबेट कर डाली और एक्सपर्ट से ये सवाल पूछा। क्या बोला उन्होंने? पूरा कार्यक्रम तो आप मुकाबला में देखिएगा सैटरडे को 8 बजे, लेकिन उसका कुछ अंश आपको अभी दिखा दें। ये हमने एक्स ऐप पर एक पोल भी कराया, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना था कि ये तो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 99% भारत ये बोलेगा हाँ बेस्ट है। लेकिन मैं हैरान था ये जान के, और यहाँ पर भी लोगों का मत जान के, कि हमारा जो पोल है वो भी 50-50% बता रहा है। यानी कि 50% लोगों का ये मानना है कि नहीं, अभी इसको बेस्ट मत मानो। आपकी क्या राय है? मेरे को ये बताइए, अगर ये बेस्ट टीम नहीं है तो कौन सी विव रिचर्ड्स और कौन सी माइकल होल्डिंग बाहर बैठे हैं जो ये 15 का अंदर घुस सकता है? आप शार्दुल ठाकुर को निकाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कौन सा प्लेयर रिजर्व बेंच में बैठे हैं, मतलब 15 की बाहर, जो उसको लाके आप खिला सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, सच में वो लूसरा साहब जो बोला है, रितेंद्र जो बोला है, दिस इज टू अर्ली टू कमेंट जो वेदर दिस इज द बेस्ट टीम और नॉट। बट मेरे को यही कहने का है, देखिए मोहम्मद शामी अगर पहला 11 का बाहर रहते हैं वो ठीक नहीं रहते हैं। और इंडिया का बेस्ट बॉलर कौन है, बेस्ट स्पिनर कौन है? रविचंद्रन अश्विन। इफ ही इज ऑल्सो आउट ऑफ द 11, दैट इज ऑल्सो ए नॉट गुड साइन। बट if you come back and ask the same question, I have done this personally to रोहित शर्मा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हम लोग जीत रहे हैं, तो जब तक तुम जीतोगे तब तक हम लोग ताली बजाते रहेंगे, अगर हार जाएंगे तो उसका बाद ही चर्चा चालू हो जाएगा जब कौन सा गलतियां हम लोग। लेकिन मीडिया को तो छोड़ेंगे नहीं। मीडिया एक ही सिर्फ बोलता है, तुम शार्दुल ठाकुर को इतना देर तक तुम क्यों ट्राई किया? 4 मैच तुम ट्राई किया और उसको अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो उसको निकाल दो अभी जल्दी। उसको ले जाके पानी उनी दो, टावेल वेल दो, वो दूसरा बात है। लेकिन पहला बात यह है, तुम शामी और अश्विन को 11 से बाहर कैसे रखा है? अगर तुम बोलेगा हम लोग जीत रहे हैं, तुम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा, जो दिन बड़ा मुकाबला आ जाएगा उस दिन तुम पकड़ो जाओगे और इंडिया हार जाएगा। 140 करोड़ आदमी रोएगा, उस टाइम तुमको पकड़ने के लिए हमारा भी ताकत नहीं रहेगा, तुम भी भागलवा हो जाएगा। दादा ने सही कहा है, दादा ने सही कहा कि अभी आप शार्दुल ठाकुर को लेकर के और शमी को लेकर के, यदि पिछला मैच ही देखिए सबा भाई, आप बताइए, शमी ने 5 विकेट निकाले ना, यदि शमी ने कंटेन नहीं किया होता और 40 रन और पर गए होते तो आपको दिक्कत हो जाती। मानतो पर ये कौन कह रहा है कि आने वाले मैचों में शमी नहीं खेलेंगे? देबू की एक बात से मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही, वो ये है कि आर अश्विन को भी आप देबू चाह रहे हो खिलाना, आप मोहम्मद शमी को भी चाह रहे हो खिलाना, तो 11 ही खेल सकते हैं ना, तो बाहर कौन बैठेगा? तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की सोच ये है कि कंडीशन के हिसाब से वो आर अश्विन को खिलाया जाएगा। जहां पर लगेगा कि विकेट स्लो है, जहां पर बॉल टर्न कर रही है, वहां पर 3 स्पिनर जब खेलेंगे तब आर अश्विन टीम में शामिल होंगे। मोहम्मद शमी के बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की है। सभी का ये मानना है कि जिस कारण से शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा रहा था उसकी इस समय आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे
पास अच्छी बल्लेबाजी और अच्छे फॉर्म में वो बैटर्स हैं, तो नंबर 8 पर आपको एक शानदार बॉलर मोहम्मद शमी अगर मिल रहा है तो हमें उसको खिलाना चाहिए, ना कि एक ऑलराउंडर को। देबूदा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर आपने अश्विन ने खिलाया तो आपको दुनिया में कभी मौका नहीं मिलेगा अश्विन को खिलाने का। न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम थी, अगर आप देखें किसी भी तरह से, अगर आप 3 स्पिनर्स की बात कर रहे हैं उसमें से 2 खिलाने, तो आप अपने टॉप 2 स्पिनर्स को खिलाओगे। मैं हमेशा से मानता हूं कि चाइनामैन बॉलर जो कि कुलदीप यादव है, वो हर मैच के बॉलर कभी नहीं हो सकते। सबा भी बहुत क्रिकेट खेले हैं, वो हमेशा आपके शॉक बॉलर हो सकते हैं जो सरप्राइज एलिमेंट होते हैं। अगर आप उनको लगातार खिलाएंगे तो पिछले मैच में देखिए उनको रीड करके मारना शुरू कर दिया। वो एक ऐसे बॉलर है जो आपके मैच विनर है, बीच में खिलाया, बीच में रेस्ट दिया। लेकिन अश्विन आपके ऐसे बॉलर है जो कहीं भी टेस्टिंग कंडीशन में उनको खिलाइए। पहले तो सिलेक्टर्स बड़े कमाल के हमारे, पहले तो उन्होंने बाहर बिठा दिया और कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज इंटरप्ट करना चाहूँगा, आप सबके लिए एक सवाल, और जो विनिंग कॉम्बिनेशन है क्या उसको ट्वीक करना जरूरी है क्या? यदि आप जीत रहे हो तो आप क्यों ट्वीक करना चाहोगे? ट्वीक करते हैं वो कंडीशंस के हिसाब से। अगर आप चेन्नई में मैच खेलेंगे तो आप फिर आर अश्विन को आप खिला सकते हैं, फिर उस तरह के कंडीशंस मिलेंगे वहाँ पर आर अश्विन को खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया के सभी बेसिस इस समय कवर्ड हैं। हमारे पास जो रिजर्व में भी खिलाड़ी वो भी तैयार हैं, जब जिसको मौका मिलेगा वो अंदर आके परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो आर अश्विन हो, चाहे वो कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो, ईशान किशन हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो। इसी वजह से जब आप 15 चुनते हैं, सबसे पहले चयनकर्ताओं का काम क्या होता है? चयनकर्ताओं का काम ये होता है कि आप टॉप 11 पिक करें। उसके बाद आपको ध्यान ये देना होता है कि हमें कौन कौन से खिलाड़ियों के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए, फिर कौन कौन से स्लॉट के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए। आपने अच्छी बात उठाई थी कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, उनका हमारे पास रिप्लेसमेंट है नहीं। इसी वजह से हमें 2 खिलाड़ियों को चेंज करना पड़ा था। अगर हमारे पास कैपेबल ऑलराउंडर होता तो फिर हम सिर्फ एक ही खिलाड़ी को रिप्लेस करते। और जो रोल हार्दिक पांड्या अदा करते हैं ना, आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन ऐसा खिलाड़ी है? अभी बेन स्टोक्स करते थे, उन्होंने भी बॉलिंग करना बंद कर दिया है। तो बहुत ही डिमांडिंग वो रोल है, तो उसके लिए एक एबल रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिन है। कई सारे खिलाड़ी हैं पर अभी तक इस लेवल के नहीं तैयार हुए। लेकिन सबा ये भी मत भूलिए कि सेम सिलेक्टर्स ने पता नहीं 11 सोचे थे या 15, सबसे पहले अश्विन को ड्रॉप करके अक्षर पटेल एक क्लास स्पिनर को ले आए थे। ये मत भूलिए कि गलतियां आप शुरू से कर रहे हैं। ये तो ऊपर वाले का कहते हैं ना कि थोड़ा अपनी लाठी में थोड़ा दम था तो कि अश्विन आ गए, अदरवाइज आप आज भी उसी स्पिनर के साथ, यानी कि आप कैसी भी टीम हो आपको सारे ऐसे स्पिनर मिलेंगे जो बॉल को अंदर लाएं। अश्विन को तो लाने के पीछे रोहित शर्मा लगातार बातचीत कर रहे थे, और जो सभा कह रहे हैं कि शार्दुल को, तो शार्दुल के लिए एक रोहित शर्मा ने गिल के साथ बातचीत में बताया था कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। लेकिन जो मैं फिर से रितेंद्र ने जो बात कही थी मैं उस पर आना चाह रहा हूँ कि अगर ये टीम वर्ल्ड कप जीत भी जाती है, हम लोग जल्दबाजी ज़रूर कर रहे हैं इसको निर्णय करने में, अगर ये टीम जीत भी जाती है तो क्या ये वर्ल्ड की अब तक की इंडिया की जो हमारा टॉपिक है कि क्या ये बेस्ट टीम होगी? क्योंकि आप जो अगर एक हमारे यहाँ टूर्नामेंट होता है रणजी, जो बेस्ट टीम जीतती है वो ईरानी ट्रॉफी खेलती है बेस्ट 11 से, तो अगर आप ये टीम जीत जाती है तो क्या आप जो 2011 में जो टीम जीती है टीम इंडिया वर्ल्ड कप, आप उससे 7 मैच खिलाएंगे तो आप किस टीम को पिक करेंगे? मैं तो हमेशा 2011, अगर इन दोनों टीमों के बीच मैच हो जाए तो मैं 2011 वाली टीम के साथ जाऊंगा। अगर हमको बेस्ट टीम चुनिए कि इंडिया की अब तक की बेस्ट टीम है, ऑफ कोर्स 1993 वाली जीत से आप जोड़ करके इसका बेस्ट होना उसको नहीं देख रहे हैं। नहीं, ये मुझे समझ में आ रहा है। एक सेकंड अभी आता हूं जरा जी साजी साहब। संकेत, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और बहुत रन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉर एनी इंडियन विक्ट्री इन एनी पर्टिकुलर टूर्नामेंट कहीं भी वर्ल्ड में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ दिस बैट्समैन, 2 बैट्समैन, द प्राइम बैट्समैन, तो मुझे लगता है कि इंडियन परफॉर्मेंस इज ऑन कोर्स, वी आर ऑन कोर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स द बेस्ट एवर टीम, बिकॉज हम कंपेयर नहीं कर सकते प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट इराज, देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन दैट।